हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं आज की। आज है 24 नवंबर और हम आज 24 नवंबर के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आपके और अपने भारतीय तिरंगे से। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इसी के साथ अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मयोगी प्रारंभ नामक मॉड्यूल किस वर्ग के लोगों के लिए जारी किया है? कौन सा मॉड्यूल, कौन सा पोर्टल? कर्मयोगी पोर्टल। कौन सा पोर्टल साथियों? कर्मयोगी पोर्टल। कौन सा? कर्मयोगी मॉड्यूल या कर्मयोगी प्रारंभ पोर्टल। आपका ऑप्शन ए है योग क्षेत्र के लोगों के लिए, आपका ऑप्शन बी है शिक्षा क्षेत्र के लोगों के लिए, आपका ऑप्शन सी है सरकारी कर्मचारियों के लिए, या आपका ऑप्शन डी है विकलांग लोगों के लिए। तो साथियों, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्मयोगी प्रारंभ नाम का एक मॉड्यूल, एक पोर्टल लॉन्च किया है। वो लॉन्च किया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। कृपा कहां रुकी थी? सरकारी कर्मचारियों पर। कृपा कहां रुकी थी? सरकारी कर्मचारियों पर। कौन सा पोर्टल? कर्मयोगी प्रारंभ। कौन सा पोर्टल? कर्मयोगी प्रारंभ। कौन सा? कर्मयोगी प्रारंभ पोर्टल। किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के लिए। इस पोर्टल, इस मॉड्यूल के तहत सरकारी कर्मचारी जो हैं वो ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हैं, यानी कि शिक्षा में क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से वे इस पोर्टल पर उपलब्ध ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हैं। ठीक है साथियों, कौन सा? कर्मयोगी भारत। कर्मयोगी भारत। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में सोने के सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? आपका ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, आपका ऑप्शन बी है चीन, आपका ऑप्शन सी है जापान, या आपका ऑप्शन डी है भारत। ये साथियों मक्खी वगैरह बैठ जाती हैं तो बोर्ड को इधर उधर कर देती हैं, उस चीज की टेंशन मत लीजिए आप, है ना। आधा बोर्ड तो मेरा ये मक्खी मच्छरी चला रहे हैं यहां पर। चलिए प्रश्न है, देखिए फिर ये मक्खी आ गई। चलिए, हाल ही में सोने के सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? अब देख सकते हैं आप, ये मक्खी चला रही है। अरे भाई हट जा, पढ़ा लेने दे। आपका ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, आपका ऑप्शन बी है चीन, आपका ऑप्शन सी है जापान, या आपका ऑप्शन डी है भारत। तो साथियों, सोने के सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में जो देश उभरा है वो है चीन। कौन सा देश? चीन। सोने का सबसे बड़ा निर्यातक देश। सोने का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा? चीन। कौन सा? चीन। ये रहा आपका चीन। भारत से उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में, भारत से उत्तर पूर्वी दिशा में कौन सा है? कौन सा देश है? चीन की बात कर रहे हैं हम, चीन की बात कर रहे हैं। अगर हम चीन की कैपिटल की बात करें, हम चीन की कैपिटल की बात करें और चीन की करेंसी की बात करें साथियों, चीन की कैपिटल और करेंसी की बात करें हम, तो चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चीन की जो कैपिटल है वो है कौन सी साथियों? बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। और चीन की करेंसी की बात करें हम तो चीन की करेंसी है युआन। कौन सी है? युआन। कौन सी करेंसी है चीन की? युआन। ठीक है, तो चाइना सोने का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। सोने का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में सुमित्रा रामचरित पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? सुमित्रा रामचरित पुरस्कार किसे दिया गया है? सुमित्रा रामचरित पुरस्कार किसे दिया गया है? आपका ऑप्शन ए है शेहान करुणातिलका, आपका ऑप्शन बी है डॉक्टर माधव हाड़ा, आपका ऑप्शन सी है सरगम कौशल, या आपका ऑप्शन डी है उषा शर्मा। तो साथियों, सुमित्रा रामचरित पुरस्कार किसको मिला है? उषा शर्मा को मिला है। किसको मिला है? उषा शर्मा को। आपका ऑप्शन डी सही हो गया। कृपा कहां रुकी थी? उषा शर्मा जी पर। कहां रुकी थी कृपा? ऑप्शन डी पर, उषा शर्मा पर। ठीक है साथियों, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सुमित्रा रामचरित पुरस्कार की। किसकी बात कर रहे हैं? सुमित्रा रामचरित पुरस्कार।
सुमित्रा रामचरित पुरस्कार किसको मिला है? उषा शर्मा को। उषा शर्मा कौन है? उषा शर्मा साथियों प्रसिद्ध कथक डांसर हैं। उषा शर्मा कौन है? प्रसिद्ध कथक डांसर हैं। प्रसिद्ध कथक डांसर हैं उषा शर्मा। ठीक है साथियों, ये है हमारी उषा शर्मा जी, फेमस कथक डांसर, फेमस कथक डांसर। अगर हम और अन्य पुरस्कार की बात करें साथियों, तो रिसेंटली भी हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया था। गांधी मंडेला एक एनजीओ है, उसके द्वारा गांधी मंडेला अवार्ड दिया जाता है। गांधी मंडेला एनजीओ के द्वारा गांधी मंडेला अवार्ड दिया जाता है, और वो किसको दिया गया है? दलाई लामा जी को। गांधी मंडेला अवार्ड किसको दिया गया है? दलाई लामा जी को। डूडल फॉर गूगल, व्हाट इज द डूडल फॉर गूगल? साथियों जब आप गूगल करते हो तो एक छोटा सा डूडल बना हुआ आता है। गूगल क्या करता है, जैसे कुछ फेमस कुछ लोग हैं या उनकी जयंतियां हैं या फेमस डे हैं, प्रमुख दिवस हैं, तो उन दिवस को, उन प्रमुख दिवस को, उन प्रमुख व्यक्तियों की जयंतियों को अपने डूडल पर प्रदर्शित करता है। अपने डूडल पर प्रदर्शित करता है कौन? गूगल। तो रिसेंटली गूगल फॉर डूडल एक समिट हुई थी कोलकाता में। कहां हुई थी? कोलकाता में गूगल फॉर डूडल समिट हुई थी। तो उसमें अवार्ड जीता था श्लोक मुखर्जी ने, कोलकाता के हैं, 9 या शायद 11 वर्ष के हैं श्लोक मुखर्जी, इन्होंने जीता था गूगल फॉर डूडल अवार्ड। एक इन्होंने डूडल बनाया था जिसमें रोबोट को और साइंटिस्ट को भारत के एक सामान्य नागरिक के साथ सामंजस्य बिठाते हुए दिखाया गया था। गूगल फॉर डूडल किसको? श्लोक मुखर्जी को। और 4 स्टार ईट राइट स्टेशन, 4 स्टार दिया गया है एक रेलवे स्टेशन को। एक रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन, यानी कि वहां पर खाने के लिए जो जितने भी ठेले वगैरह हैं, जितनी भी खाद्य सामग्री हैं, वो कहीं ना कहीं प्रमाणिक हैं, वो कहीं ना कहीं प्रमाणिक हैं। इस प्रमाणिक को, इस प्रमाणिकता का जो आइकन है, इसको कौन देता है साथियों? इसको देता है FSSAI, FSSAI देता है। तो FSSAI द्वारा जारी 4 स्टार ईट राइट स्टेशन कौन सा हो गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। एजुकेशन अवार्ड, एजुथाकन अवार्ड, एजुथाकन अवार्ड केरल का प्रसिद्ध साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड, केरल का प्रसिद्ध साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है एजुथाकन अवार्ड, जो दिया गया है ए सेठू माधवन को, ए सेठू माधवन को, ए सेठू माधवन को दिया गया है एजुथाकन अवार्ड। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई। लचित बरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई। लचित बरफुकन किस उपनाम से जाने जाते हैं? किस उपनाम से जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन ए है नंदेली युद्धक, आपका ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर का शिवाजी, आपका ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर का अशोक, या आपका ऑप्शन डी है चारण। आपका ऑप्शन डी है चारण। तो साथियों कृपा कौन से ऑप्शन में रुकी है? कृपा कौन से ऑप्शन में रुकी है? लचित बरफुकन को बोलते हैं पूर्वोत्तर का शिवाजी। कहां का शिवाजी? पूर्वोत्तर का शिवाजी। ये हमने बना लिया भारत का नक्शा, और ये बन गए 2 पूर्वी राज्य। ठीक है साथियों, ये इस तरह से। तो इस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। इस पूरे मुगल क्षेत्र में अकेले ही मुगलों से लोहा लेने वाले थे लचित बरफुकन। इनको बोलते हैं हम पूर्वोत्तर का सिपाही। किसको बोलते हैं? लचित बरफुकन को। लचित बरफुकन को क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर का सिपाही। ये हैं लचित बरफुकन। कौन है साथियों? लचित बरफुकन। लचित बरफुकन, इनका नाम है लचित, इनका नाम है लचित, और बरफुकन इनकी है उपाधि। बरफुकन क्या है इनकी? उपाधि। इनको बोलते हैं पूर्वोत्तर का सिपाही। पूर्वोत्तर का सिपाही, पूर्वोत्तर का सिपाही, पूर्वोत्तर का सिपाही। यानी कि जब मुगलों से लोहा ले रहे थे दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में तो मुगलों से लोहा ले रहे थे शिवाजी, और उत्तर पूर्व में मुगलों से लोहा ले रहे थे लचित बरफुकन। पूर्वोत्तर का शिवाजी, पूर्वोत्तर का शिवाजी। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में,
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अकेले मुगलों से लोहा लेने वाले थे लचित बरफुकन, जबकि जब महाराज शिवाजी जो मराठा थे वो उत्तर पश्चिमी मुगलों से लोहा ले रहे थे और अकेले मुगलों से लोहा लेने वाले लचित बरफुकन थे, जो कि असम गुवाहाटी क्षेत्र में, कहां पर, असम गुवाहाटी क्षेत्र में, असम गुवाहाटी क्षेत्र में मुगलों से लोहा लेने वाले अकेले थे लचित बरफुकन। वहां पर एक नदी बहती है, असम में, तो वहां से ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जितनी भी लड़ाइयां हुई थी मुगलों को भगाने के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास मुगलों से जितनी भी लड़ाइयां हुई थी, पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात हो रही है, तो उसमें सर्वाधिक योगदान लचित बरफुकन का था। लचित बरफुकन को क्या बोलते हैं हम, पूर्वोत्तर का सिपाही, क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर का सिपाही। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साथियों आपका ऑप्शन ए है अली खान समालोव, आपका ऑप्शन बी है यार लैपिड, आपका ऑप्शन सी है उल्फ क्रिस्टर्सन, आपका ऑप्शन डी है शेर बहादुर देववा। तो साथियों इस प्रश्न में जो कृपा रुकी है वो कौन से ऑप्शन में रुकी है, डी ऑप्शन में, यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं, शेर बहादुर देववा। कौन बने हैं, शेर बहादुर देववा। कौन बने हैं, शेर बहादुर देववा। क्या बने हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा, शेर बहादुर देववा। कौन बने हैं ये, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा। कौन बने हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। किसके बने हैं साथियों, नेपाल के। किसके बने हैं, नेपाल के। एंड आपको पता होगा नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की जो करेंसी है वो है रुपया। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की राजधानी है रुपया। तो शेर बहादुर देववा जी 7वीं बार, कितनी बार, 7 टाइम्स, 7वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन, शेर बहादुर देववा, नेपाल के प्रधानमंत्री। चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर दिवस कब मनाया गया? गुरु तेग बहादुर दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन ए है 21 नवंबर, आपका ऑप्शन बी है 22 नवंबर, आपका ऑप्शन सी है 23 नवंबर या आपका ऑप्शन डी है 24 नवंबर। तो साथियों गुरु तेग बहादुर दिवस, गुरु तेग बहादुर जयंती जो मनाई गई वो मनाई गई आपके ऑप्शन डी में। कृपा कहां रुकी थी, ऑप्शन डी में। 24 नवंबर को हम मनाते हैं गुरु तेग बहादुर दिवस। गुरु तेग बहादुर दिवस, सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी जयंती जब कब मनाते हैं हम, 24 नवंबर को। 24 नवंबर को। कौन थे ये, सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु। कौन से गुरु, 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ये हैं गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के 9वें गुरु। जयंती कब मनाते हैं, दिवस कब मनाते हैं हम, 24 नवंबर को। हम बात करें 1 नवंबर की साथियों, तो 1 नवंबर को हमने मनाया है विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को हमने मनाया है सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को मनाया हमने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 10 नवंबर को मनाया हमने शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस 16 नवंबर को हमने मनाया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को कब मनाया, क्या मनाया हमने, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को मनाया हमने राष्ट्रीय मृगी दिवस और 19 नवंबर को मनाया हमने वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया हमने, 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। चलिए साथियों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो, 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो कहां आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन ए है लखनऊ, आपका ऑप्शन बी है हैदराबाद, आपका ऑप्शन सी है चंडीगढ़, आपका ऑप्शन डी है जयपुर। तो साथियों किस ऑप्शन में कृपा रुकी है, किस ऑप्शन में कृपा रुकी है? 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो वो आयोजित किया गया है हैदराबाद में। कहां आयोजित किया गया है, हैदराबाद में। कहां आयोजित किया गया है, हैदराबाद में। 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो कहां, हैदराबाद में। चलिए साथियों थोड़ा सा जानेंगे, ये साउथ भाई बड़ा परेशान कर रही है ये मक्खी।
ठीक है साथियों, हम किसकी बात करें? 14वां, अरे 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 अरे, भारत में शुरू हुआ साउथ एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो कहां शुरुआत हुई है इसकी? इसकी शुरुआत हुई है हैदराबाद में। इसकी शुरुआत हुई है हैदराबाद में। कहां? हैदराबाद में। किसकी बात हो रही है? पोल्ट्री फॉर्म की। पोल्ट्री फॉर्म किससे संबंधित है साथियों? पोल्ट्री फॉर्म संबंधित है मुर्गी पालन से। पोल्ट्री किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। कुक्कुट पालन से। किससे? कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन। कुक्कुट पता है क्या होते हैं? कुक्कुट होते हैं मुर्गी के बच्चे, जैसे तुम हो। सॉरी, आप नहीं हो। कुक्कुट, ठीक है, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन को, कुक्कुट पालन को क्या बोलते हैं हम? पोल्ट्री। जो जहां पर ये सारी मुर्गियां वगैरह रखी जाती हैं तो उसको कौन सा बोलते हैं? पोल्ट्री हाउस या पोल्ट्री फार्म। तो भारत में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री एक्सपो शुरू हुआ है साथियों। मुर्गियों से अंडा, ऑब्वियसली, तो अंडे में सर्वाधिक प्रोटीन, विटामिन होती है जो हमारी शरीर की रोगों से लड़ने में मदद करता है, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मीट, मांस और ये अंडा वगैरह, इन सभी में प्रोटीन, विटामिन की मात्रा बहुत ही अत्यधिक होती है जो हमारी शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, अर्थात हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में इन ऐसे ही खाद्य सामग्री, खाद्य वस्तुओं ने हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो ज्यादा बढ़ाई थी। तो इस अंडे को ध्यान में रखते हुए, इस अंडे की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस पोल्ट्री फार्म का आयोजन किया गया है। इस पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन किया गया है। कहां पर? हैदराबाद में। इस अंडे की महत्ता को देखते हुए, क्योंकि ये हमारी सबसे सस्ते दामों पर मिलने वाली पोषक खाद्य सामग्री है। सबसे सस्ते और सुलभ, जो आसानी से मिल सके, है ना, सबसे सस्ते और सुलभ दामों में मिलने वाली क्या है? पोषक सामग्री है। क्या है ये? हमारी पोषक सामग्री है, यानी कि पोषक तत्वों की पूर्ति कराता है अंडा। पोषक तत्वों की पूर्ति कराता है अंडा। ठीक है साथियों, तो पोल्ट्री एक्सपो कहां आयोजित किया गया है? पोल्ट्री एक्सपो कहां आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। बढ़ते हम अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, अंतिम प्रश्न से पहले जितनी भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक वीडियो में बता रहा हूं, दिल से लग जाइए। 1 दिसंबर से इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगी, है ना। एक बार वीडियो देखिए और शाम को एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, अपनी पीडीएफ का रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं डैम श्योर हूं, बिल्कुल लिखित में ले लो, बिल्कुल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनेगा? वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनेगा? ऑप्शन आपका ए लखनऊ, आपका ऑप्शन बी चंडीगढ़, आपका ऑप्शन सी वाराणसी, या आपका ऑप्शन डी असम। अब बताओ कृपया किस ऑप्शन में रुकिए। तो साथियों, जो हेरिटेज सेंटर है एयरफोर्स का, हेरिटेज सेंटर है एयरफोर्स का, वो बनेगा चंडीगढ़ में। कहां बनेगा? चंडीगढ़ में हेरिटेज सेंटर। चंडीगढ़ में क्या बनेगा? हेरिटेज सेंटर। तो कृपा कौन से ऑप्शन में रुकी थी? चंडीगढ़ में, बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। ठीक है, हम बात करें किसकी? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की, है ना, यानी एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एयरफोर्स के हेरिटेज सेंटर की हम बात कर रहे हैं। तो वो कहां बनेगा? चंडीगढ़ में। कहां बनेगा? चंडीगढ़ में। क्या बनेगा? हेरिटेज सेंटर। क्या बनेगा साथियों? हेरिटेज सेंटर। कहां? चंडीगढ़ में। कहां बनेगा? चंडीगढ़ में। क्या बनेगा? हेरिटेज सेंटर। किसका? एयरफोर्स का। किसका? एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर। मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स की, मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स की। अगर एयरफोर्स की बात हो रही है तो एयरफोर्स डे यानी कि वायुसेना दिवस हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं साथियों? हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं हम? 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं साथियों? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक, ये कहीं ना कहीं मक्खी वगैरह बैठी जा रही हैं और अपने आप इस बोर्ड का संचालन कर रही हैं। कौन? मक्खियां अपने आप इस बोर्ड का संचालन कर रही हैं। ठीक है साथियों, बात कर रहे हैं हम 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस।
8 अक्टूबर को मनाते हैं हम भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना का जो हेरिटेज सेंटर बनेगा वो कहां बनेगा? चंडीगढ़ में। कहां बनेगा? चंडीगढ़ में। मैं बता तो सकता हूं, लेकिन आप भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपनी प्रश्न श्रृंखला को समाप्त करते हैं। सादर धन्यवाद। और प्रश्न श्रृंखला पसंद आ रही है तो साथियों उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लग रही है। इसी के साथ आज की प्रश्न श्रृंखला को समाप्त करते हैं। सादर प्रणाम।